सो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। अब आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो चुकी है कि आपको चीजें समझ आने लगी होंगी कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, क्या सिचुएशंस होती हैं, पैसा मिलना पैसा ना मिलना, ये सब बातें अब आपको समझ आने लगी होंगी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले टर्म की जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर्स। देखो एरियर्स का मतलब क्या होता है, जो पैसा मिला नहीं। और वहीं पे अगर हम बात कर लें कॉल्स इन एरियर्स की, तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कॉल्स मेड बट नॉट रिसीव्ड। अब इसको अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हमने पैसा मांगा लेकिन पैसा मिला नहीं। आपको पता है ना कि जब हम शेयर्स को इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं तो एप्लीकेशन सबसे पहले मांगी जाती है, मतलब एप्लीकेशन मांगना ना मांगना एक ही बराबर है। सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट के बाद कॉल मनी मांगी जाती है। ठीक है, तो अगर हमने किसी से पैसा मांगा और उसने पैसा नहीं दिया तो उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, ठीक है, उसने मांगे 2 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 3 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, फिर 2 रुपए फर्स्ट कॉल के टाइम पे, 1 रुपए सेकेंड कॉल के टाइम पे, बस अब इतनी बात हुई है। ठीक है, तो 10 में से उसने सेकेंड कॉल तक पैसा मांग लिया है, तो कितने पैसे हो चुके हैं? 10 में से 8 रुपए मांग चुके हो, इसे बोलते हैं कॉल्ड अप मनी। जो पैसा मांग चुके होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप। अब हमने 10,000 शेयर से, हमारे पास 10,000 शेयर होल्डर से, मतलब 10,000 शेयर पर हमने शेयर होल्डर से 8 रुपए मांग लिए, लेकिन उसमें से एक शेयर होल्डर हमारा ऐसा है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने हमें सेकंड कॉल नहीं दी। 10,000 में से 500 शेयर्स लेकर एक शेयर होल्डर बैठा हुआ है जिसने हमें सेकंड कॉल नहीं दी। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ऐसा कितना पैसा है जो हमें नहीं मिला, तो आप सीधी सी बात कहोगे कि मैम 500 शेयर्स हैं, 1 रुपए की कॉल है, तो 500 रुपए नहीं मिले। तो ये है कॉल्स इन एरियर्स। हमने मांगा और हमें पैसा मिला नहीं। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं कॉल्स इन एडवांस की बात करूं तो एडवांस का मतलब तो क्या होता है? जो चीज पहले मिल चुकी हो। तो इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हम यहां बोलेंगे कॉल्स नॉट मेड। यहां पे हमने लिखा कॉल्स मेड, हमने पैसा मांगा, बट यहां मैं लिख रही हूँ कॉल्स नॉट मेड बट रिसीव्ड। बट यहाँ पे बिना मांगे ही पैसा मिल गया। अब जैसे कि यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को अगर मैं आगे लेकर चलूं तो हमने यहाँ पे अभी ये देखा कि सेकेंड कॉल तक 8 रुपए हम मांग चुके हैं, ये हमारा कॉल्ड अप है। तो कितना अनकॉल्ड रहा होगा? 2 रुपए हमारे अनकॉल्ड रहे। अगर कोई एक शेयर होल्डर, फिर से वही एग्जांपल लेके चले कि 10,000 शेयर थे, 500 वालों ने तो पैसा नहीं दिया, बट एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर्स है, उससे जब हमने सेकंड कॉल मांगी ना तो उसने कहा सेकंड कॉल का पैसा तो ले ही लो, हैंड टू हैंड ये जो 2 रुपए बचे हुए हैं ये भी अपने पास रख लो। तो उसने हमें टोटल कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया होगा? 200 रुपए। और ये 200 रुपए फिर क्या कहलाएंगे? कॉल्स इन एडवांस। बात समझ आ गई? दोनों में फर्क समझ आ गया? एक में हमने पैसा मांगा उसने दिया नहीं, एक में हमने मांगा नहीं लेकिन वो देकर चले गए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जो कॉल आपने मांगी लेकिन आपको अभी नहीं मिली, तो इन केस तो यहाँ पर क्या कहते हैं? फ्यूचर में तो पैसा मिलेगा ना, तो ये आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी? एसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर्स हमारे लिए क्या हो जाता है? एसेट। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कॉल्स मांगी नहीं बट पैसा मिल गया है, हमें अभी उस पैसे की नीड अराइज नहीं हुई थी, वो कॉल ड्यू नहीं हुई बट रिसीव हो चुकी है, तो ऐसे में वो पैसा आपके लिए क्या है? वो पैसा आपके लिए क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। अब सिंपल सा रूल जो हमने 11th के बचपन में पढ़ा कि एसेट्स बढ़ने पे होते हैं डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपके कॉल्स इन एरियर्स होंगे आप उसे डेबिट करोगे, और जब भी कॉल्स इन एडवांस होगा आप उसे क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री बोलूं कि चलो एंट्री क्या होगी? अच्छा, कॉल्स इन एरियर्स के बारे में आपको कब पता चलेगा? जब आप कोई कॉल ड्यू करते हो, जब आप कोई रिसीव करते हो कॉल। कोई पैसा नहीं देने वाला है हमें कब पता चलता है? जब पैसा आना शुरू होता है। तो अगर सपोज करो हमने सेकंड कॉल जब ड्यू करी थी तब नहीं हमें पता था कि कोई पैसा नहीं देने वाला है, तो वहां तो हमने एंट्री करी होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट जब बैंक की एंट्री होने वाली थी तब हमें जाके पता चला कि 500 शेयर्स पे 1 रुपए नहीं मिला है। तो यहाँ पर आप इस कॉल्स इन एरियर्स को क्या करोगे?
डेबिट एसेट है ना, तो यहाँ पे आप कॉल्स इन एरियर्स को क्या कर दोगे, डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट करके आपने उसको अपना एसेट बना लिया है। अच्छा, कल को अगर यही कॉल आपको मिल जाती है, अगर ये कॉल आपको मिल जाती है तो आप क्या एंट्री करोगे, फिर आप अपने इस एसेट को कम करोगे, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। लेकिन ये सिर्फ कब करना है, जब पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कॉल्स इन एरियर्स मिल गए तो आप ये एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि बैंक वाली एंट्री में आपको पता चलेगा कि कितना पैसा नहीं मिला, ठीक। इसी तरीके से कॉल्स इन एडवांस भी कब पता चलेगा, जब आपने ड्यू करा होगा तभी पता चल जाएगा क्या, ये भी कब पता चलेगा, ड्यू करते टाइम में नहीं पता होता कितना एक्स्ट्रा आना है कितना नहीं आना है, सब बैंक वाली एंट्री में पता चलता है। तो अगर इसको लेकर मैं चलूं तो सेकंड कॉल की एंट्री तो सेम ही रहेगी, बट अगर कॉल्स इन एडवांस हो जाता है तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया है और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट। बात समझ आ गई है, ठीक है। दूसरी बात, अब हम ये जो पैसा या तो एक्स्ट्रा आ रहा है या पैसा दिया नहीं जा रहा है, तो कंपनी क्या इसके ऊपर कुछ रिसीव या कुछ पे नहीं करती होगी। भाई आप कह रहे हो कि आप लोगों ने आपका पैसा नहीं दिया, तुम उनसे कुछ बदले में लेते नहीं हो, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होते होंगे जो ऐसा पैसा छोड़ देते होंगे, रहने तो नहीं देते, जब तुम्हारे को प्रूफ भी नहीं है तो कौन देगा। नहीं, प्रूफ तो है कि ठीक है आपने उसको शेयर्स दिए हैं, बट ठीक है अगर बकाया हो रहा है तो हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है 4 महीने बाद दे देंगे 5 महीने बाद दे देंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर पहले उनको 500 रुपए देने थे अब भी 500 रुपए देने हैं, तो इट्स बेटर ना कि उनको एज अ सजा हम क्या लगाएं उनके ऊपर, पेनल्टी, यानी कि हम उनपे क्या लगाएं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर आपका पैसा नहीं देता तो कंपनी के पास ये राइट है कि वो कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज आपको कोई लोग पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा क्यों देंगे भाई, फिर वो भी बाद में दे देंगे। तो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर कोई शेयर होल्डर आपको एक्स्ट्रा पैसे देके जाता है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना होगा, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट की अकाउंटिंग हमारे कोर्स में नहीं है, कोई जनरल एंट्रीज आपको इंटरेस्ट की नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। पहली बात, अगर आपके और शेयर होल्डर के बीच में पहले से ही रेट तय हो गया हो तो ठीक, अदरवाइज हमारे पास कंपनीज एक्ट की टेबल एफ है। टेबल एफ ने ये बताया है कि अगर कभी भी कॉल्स इन एरियर्स होते हैं तो कॉल्स इन एरियर्स पे 10% पर एनम से एक कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है और कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम से। परसेंटेज याद रखो, टेबल का नाम याद रखो कि कौन सी है टेबल, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें आपको कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के बारे में याद रखनी है। मेन आपको इनकी जर्नल एंट्रीज याद रखनी है कि कब कॉल्स इन एरियर्स डेबिट होगा और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, डाउट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इज घोष लिमिटेड made the second and final call on its 50,000 equity shares at the rate ₹2 per share on 1st January 2016. The entire amount was received on 50th January 2016 except on 100 shares allotted to the Venkat. अब हुआ क्या कि एक घोष लिमिटेड कंपनी है, उसने अपने 50,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 1 जनवरी 2016 को ₹2 की सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगी, ठीक है। सारा पैसा हमें मिल गया 15 जनवरी को, बट एक शेयर होल्डर था हमारा जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने हमें सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। उन्होंने क्लियरली बोला है कि कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट आपको ओपन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हम सेकेंड कॉल को ड्यू करने ही करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करनी है, आपके पास सेकेंड एंड फाइनल कॉल की ही इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उससे पहले की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप उसके स्टार्टिंग की जो एंट्रीज है वो कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग करोगे कहां से, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितने शेयर्स हैं आपके पास? 50,000। यस, टोटल आपके पास 50,000 शेयर्स हैं और 2 रुपए की कॉल है। आपके पास पैसा 1 लाख रुपए आना है। आपने जब ड्यू किया तब आपको नहीं पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है, बट जब पैसा मिलने की बारी आई तो पता चला कि 100 शेयर्स पर ये कॉल मनी नहीं मिली है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें तो जाएंगे पूरे 1 लाख, ठीक है। आपको 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, तो कितना पैसा नहीं मिला? 200। तो कितने मिल गए? 99,800 आपको मिल गए, वो आपने एंट्री कर दी, बस हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। So question 34 is Avon Limited issued for the subscription 10,000 shares of ₹25 each. अब 10,000 शेयर्स हैं आपके पास और 25 रुपए का एक शेयर है। पेबल ₹5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, जिसमें 5 रुपए एप्लीकेशन के हैं। उसके बाद 10 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 5 पर शेयर एज प्रीमियम। 10 रुपए अलॉटमेंट पे है लेकिन इसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब 5 + 5 रहा होगा। आगे लिखा है 5 पर शेयर एज फर्स्ट कॉल, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगे गए। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल्स ऑफ 3 months। अब उन्होंने बोला है कि बैलेंस जो भी बचा है, देखो बेसिकली अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम है तो आपका शेयर है 25 + 5 30 रुपए का। 30 में से आपने 20 रुपए मांग लिए हैं, अभी भी कितने पैसे बाकी हैं? 10 रुपए भी बाकी है। उन्होंने कहा ये भी 5 इक्वल कॉल में आपने डिवाइड किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड कॉल रही होगी और यहाँ पे थर्ड एंड फाइनल कॉल। आगे लिखा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सारे शेयर्स के लिए अप्लाई भी कर दिया गया है और अलॉट भी हो गए हैं। ड्यू अमाउंट was received except the second call and final call on 200 and 400 shares। जब सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की बारी आई तो उस टाइम पे सेकंड कॉल के टाइम पे 200 शेयर्स और फाइनल कॉल के टाइम पे 400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, कैश बुक बनानी है, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट बनानी है, बट हमें तो सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम करते हैं यहाँ पर पहली एंट्री। देखो मैं यहाँ पे जो एंट्री करूंगी वो सिर्फ थर्ड और फाइनल कॉल की करूंगी, सेकंड और फाइनल कॉल की क्यों? स्टार्टिंग की एंट्रीज देखो बिल्कुल सेम है। पहली एंट्री आपने क्या करी होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 into 5 50,000, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 50,000। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 into 10 1 लाख शेयर अलॉटमेंट में, शेयर कैपिटल में जाएगा 10,000 into 5 50,000, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 into 5 50,000। फर्स्ट कॉल आपने मांगी होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 into 5 50,000, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000, क्योंकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। बात आती है सेकंड और फाइनल कॉल की, तो देखो क्या करेंगे, हालांकि ऐसा ही है बिल्कुल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने से करेंगे आप? 10,000 शेयर्स पे सेकंड कॉल है आपकी 5 रुपए की, तो आपने मांगे 50,000 रुपए, ठीक। फिर आपने सेकंड एंट्री किस चीज की करनी है? बैंक की एंट्री करेंगे। क्या यहाँ पे सारे पैसे मिल गए आपको? नहीं, आपके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है कि 200 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला है, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना पैसा मिलना है? 50,000। 200 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं मिले, 1,000 रुपए नहीं मिले, कितने मिल गए? 49,000। उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से 10,000 शेयर्स पे ये भी 5 रुपए की कॉल है आपकी, तो 5 रुपए के हिसाब से यहां भी कितने आने हैं? 50,000। उसके बाद क्या सभी शेयर्स पर पैसा मिल गया फाइनल कॉल का? नहीं। हाँ जी, तो उसके लिए आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आना है?
आपके पास आना है 50,000। 400 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, 2,000 नहीं मिले, कितने मिल गए होंगे? 48। बस हो गया। कॉल्स इन एरियर्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस आपको दोनों मिलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 जनवरी 2016 the first call of 3 per share become due on 1 lakh equity shares issued by the Kamini Limited। अब 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं जिसके ऊपर हमने फर्स्ट कॉल मांगी है 3 रुपए की। Karan, a holder of ₹500 shares, didn't pay the first call money। अब इस 1 लाख शेयर्स के अंदर से 500 शेयर्स लेकर हमारा एक शेयर होल्डर बैठा है जिसके हमें फर्स्ट कॉल मनी दी नहीं। तो ये क्या है आपके लिए? कॉल्स इन एरियर्स। उसके बाद अर्जुन, a shareholder holding 1000 shares, paid the second and final call of ₹5 per share along with the first call। अब जिस दिन हमने फर्स्ट कॉल मांगी तो एक अर्जुन नाम का हमारा शेयर होल्डर था, उसके पास 1000 शेयर्स थे। उसने कहा आगे के भी सारे पैसे अभी ले लो, जो बचे हुए 5 रुपए हैं वो भी आप मेरे से अभी लेके, हाँ वो भी आप मेरे से अभी लेके खत्म करो। तो ये आपके पास कॉल्स इन एडवांस है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अमाउंट रिसीव्ड by opening the calls in arrears and calls in advance account in the books of the company। तो उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप हमें यहाँ पे किस चीज की एंट्री करके बता दो? सिर्फ पैसे मिलने की एंट्री करके बता दो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 4 एंट्री कराऊंगी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पहली एंट्री, आपने जो शेयर फर्स्ट कॉल मांगी होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। तो आपने 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल मांगी होगी, तो 3 लाख रुपए आने थे। अब फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही एक काम हुआ क्या कि आपके पास कुछ पैसे नहीं मिले और कुछ पैसे मिल गए। तो जो पैसे नहीं मिले उसके लिए आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और जो पैसा आपको मिल चुका है उसके लिए भी तो आप एक अकाउंट ओपन करते हैं जो एडवांस से मिल गया है, उसे आप बोलते हो क्या? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देखो शेयर फर्स्ट कॉल में तो आपने 3 लाख ही लिखना है सीधे सीधे। अगर आप एरियर्स और एडवांस का अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसमें तो सीधे सीधे वही अमाउंट आ गया। एडवांस में और एरियर्स में कितना कितना पैसा आएगा? देखो उन्होंने एरियर्स में तो बोला कि 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला सिर्फ फर्स्ट कॉल का, तो 500 इंटू 3 की थी, 500 इंटू 3, तो ये तो हो गए 1500 रुपए। एडवांस के अंदर उन्होंने कहा कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे वो 5 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी देकर चला गया, तो यहां पर आ गया 5000। तो 3,05,000 में से 1500 माइनस करोगे तो पैसे एक्चुअल में कितने मिले होंगे? 3,03,500, ठीक है, यहां तक हो गया काम। अब उसके बाद अगर हम सेकेंड और फाइनल कॉल भी कॉल करते हैं तो ड्यू करोगे 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 5 लाख। इस एंट्री को कराने के पीछे मेरा एक रीजन है, बैंक की एंट्री। देखो आपके पास एडवांस इस कॉल का है, जब वो कॉल मिली थी एडवांस में तब तक वो ड्यू नहीं हुई थी, बट अब वो ड्यू हो चुकी है। तो जब बैंक की एंट्री आती है ड्यू होने के बाद, तब क्या करते हैं, तब आपको यही कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ना क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ आपने क्रेडिट करके उसको ओपन किया क्योंकि उस टाइम पे तो एडवांस था, बट अब तो आपने मांग ली ना वो कॉल, तो फिर आप इस एडवांस को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और एक अजम्पशन, जिन शेयर्स पे, हालांकि क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं, बट फिर भी हम एक अजम्पशन लेके कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, जिन शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, हम ऐसा मानेंगे कि उन्हीं शेयर्स पर सेकंड और फाइनल कॉल भी नहीं मिली होगी, तो यहां पर एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। हमने एडवांस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि यहां से हम अपनी लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, और एरियर्स को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये हमारा एसेट है, पैसा नहीं मिला। 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो भैया इसमें तो सीधे सीधे 5 लाख ही जाएंगे। जो आपने एडवांस का अकाउंट ओपन किया था पूरा 5000 एज इट इज, एरियर्स में 500 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 2500। तो बताओ भाई कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया होगा? 5 लाख में से 7,500 आपको माइनस करने हैं, तो यहाँ पे हमें पैसे मिले होंगे 492
500। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछी तो सिर्फ आपसे सेकंड एंट्री थी, बट मैंने आपको ये बेस पूरा क्लियर कर दिया है कि इन केस अगर क्वेश्चन पूरा करने के लिए आता है तो इस कॉल्स इन एडवांस को फिर कैसे इस्तेमाल करना है आगे। ठीक है, तो आज हमारा ये जो टॉपिक था ना कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसका सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आप शेयर्स दो तरीके से इश्यू कर सकते हो, कैश में भी और कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कि इन काइंड में भी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सेम टॉपिक अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी मिलेगा, डिवेंचर्स के अंदर भी, और दोनों में से किसी एक चैप्टर के अंदर इसका क्वेश्चन आएगा। जब एक टॉपिक दोनों ही चैप्टर में से है तो किसी एक चैप्टर में से तो आने के चांसेस बिल्कुल है। ठीक है, तो अभी टॉपिक कहता क्या है, ये टॉपिक कहता है कि हमने ना किसी पर्सन से या तो उसके एसेट्स को परचेज किया, या ऐसा हो सकता है कि हमने किसी का बिजनेस टुक ओवर किया। तो जब बिजनेस किसी का टुक ओवर करते हैं तो उस टाइम पे उसके एसेट्स और लायबिलिटीज सब हमारे हो जाते हैं, बट बदले में कुछ पैसा भी तो देना पड़ता होगा। तो वो पैसे ना देकर हम उसे अपनी कंपनी के क्या दे देते हैं, शेयर्स दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पैसों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शेयर्स का। तो इसीलिए बोला गया इसे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो अगर आप एसेट परचेज करोगे तो आप एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। जो भी एसेट का नाम लिखा होगा वो आप यहाँ पे लिख देना, एसेट का नाम नहीं लिखा होगा तो सन्ड्री एसेट्स ही आपको मेंशन करना है। वेंडर, अब ये वेंडर कौन होता है, वेंडर वो पर्सन है जिसका या तो हमने बिजनेस परचेज किया हो या जिससे हमने एसेट परचेज किया है। वेंडर सिंपली एक सप्लायर है जो हमें सामान बेच रहा है। ठीक है, अब अगर आपने सिर्फ एसेट परचेज किया है तो आप ये एंट्री करेंगे, बट अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं या उसके बिजनेस को टुक ओवर कर रहे हैं तो उस केस में आप ये एंट्री करेंगे। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। अगर हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे तो उसके एसेट्स हमारे, एसेट्स बढ़ने पे डेबिट होते हैं, उसकी लायबिलिटीज भी हमारी, लायबिलिटीज बढ़ने पे क्रेडिट होती हैं। अब जिसने अपना बिजनेस हमें बेचा है, हमें उसको कुछ पैसा देना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू वेंडर्स अकाउंट, किससे, परचेज कंसिडरेशन से। अभी परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, वो अमाउंट जितने पे हमने उसका बिजनेस खरीदा है। ठीक है, बट बीच में आपको दो चीजें और भी दिख रही होंगी जिसको मैंने स्टार मार्क किया है। अभी क्या है, पहली चीज तो दोनों में से कोई एक ही चीज आपको अपीयर होगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं आएंगी, या तो गुडविल दिखेगा आपको एंट्री के अंदर या कैपिटल रिजर्व। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि हमने उसका बिजनेस प्रॉफिट पे खरीदा हो। हम किसी का बिजनेस अगर खरीदने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिव होता है ना कि हम उसको प्रॉफिट पे परचेज करें। अब प्रॉफिट कब होगा आपको, जब एसेट ज्यादा रहे होंगे और लायबिलिटीज कम। तो बिल्कुल यही बात है यहाँ पर कि अगर कभी बिजनेस परचेज करते टाइम आपने देखा कि एसेट साइड जो है आपकी वो ज्यादा आ रही है, बट वहीं पे जो आपकी लायबिलिटी साइड है वो कम है, दैट मींस आपने वो बिजनेस प्रॉफिट पे परचेज किया और आपके हुए कैपिटल प्रॉफिट्स, और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। उस केस में आप डेबिट और क्रेडिट के बीच का जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर करोगे टू कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अगर आपका डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड बड़ी आ रही है और आपकी लायबिलिटी साइड कम आ रही है, दैट मींस वो आपका कहां ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि हम लॉस पे बिजनेस परचेज करेंगे। कौन लॉस पे बिजनेस परचेज करता होगा? तो अगर कभी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है लेकिन डेबिट साइड छोटी आ रही है, लायबिलिटीज ज्यादा दिख रही हैं और एसेट्स कम दिख रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बिजनेस लॉस से परचेज किया, नहीं, हम ये कहेंगे कि हमने उस बिजनेस का एक इंटेंजिबल एसेट और परचेज किया है जिसका नाम है गुडविल। हमने उस बिजनेस की गुडविल के लिए भी पैसे दिए होंगे, तो इसीलिए वहां पे अगर डिफरेंस आता है डेबिट साइड में तो उसे आप गुडविल के नाम से ट्रांसफर करोगे। ठीक है, हाँ, तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से तो गुडविल में ट्रांसफर करना है डिफरेंस, और अगर कभी डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से तो वो डिफरेंस कैपिटलिज्म में ट्रांसफर होगा। दोनों में से कोई एक ही चीज अपीयर होगी या कुछ भी अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था एसेट्स खरीदना और बिजनेस खरीदने के लिए जर्नल एंट्री। अब उसके बाद इसकी पेमेंट कैसे करनी है। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि इस पूरे अमाउंट के लिए शेयर्स ना देके पहले कुछ अमाउंट कैश में दे दिया या चेक दे दिया या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दिया, 10% 20% ऐसा अमाउंट, बाकी के लिए शेयर्स इशू कर दिए।
आप कंप्लीटली पूरे परचेज कंसिडरेशन के लिए भी शेयर्स दे सकते हो, और कुछ पैसा आप बैंक के थ्रू और कुछ पैसा आप शेयर्स के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट और कैश, तो आप एंट्री करोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। चाहे बैंक ड्राफ्ट लिखो चाहे चेक लिखो, वर्ड आपको बैंक की यूज करना है। उसके बाद फॉर मेकिंग द पेमेंट बाय इशूइंग द शेयर्स, अब अगर आप शेयर्स के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हो तो शेयर्स तो आप दो ही तरीके से इशू करते हो, पार या प्रीमियम। अगर पार का केस है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम का केस है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहां तक तो क्लियर है। अगर उन्होंने हमें क्वेश्चन में नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशू करे अपने पैसे भरने के लिए, अगर क्वेश्चन खुद बता देता है कि कितने शेयर्स आपने दिए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन अभी मैंने आपको बताया, जितने पे आपने बिजनेस परचेज किया है, बट अगर आपने उसमें से कुछ पैसा दे दिया होगा, सपोज करो आपने 15 लाख में कोई बिजनेस खरीदा, आपने 5 लाख रुपए दे दिए, तो आपको कितने पैसे देने हैं, 10 लाख। तो आप 10 लाख के लिए शेयर्स इशू करोगे ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्लैश डाल के लिखा भी अमाउंट टू बी पेड। हमेशा ये नहीं करना कि परचेज कंसिडरेशन को सीधे डिवाइड कर देना है, जितना पैसा आपने वेंडर को देना है आप उतने के लिए ही यहाँ पर जो शेयर्स है वो काउंट करोगे कि कितने देने हैं। डिवाइडेड बाय, मैंने फेस वैल्यू नहीं लिखा, क्या लिखा है, इशू प्राइस। अब आप सब जानते होंगे कि इशू प्राइस क्या होता है, इतने पे हमने शेयर दिया है। फेस वैल्यू अलग होती है, इशू प्राइस अलग होती है। तो अगर इशू प्राइस नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के बराबर है तो पार का केस होता है, तो सीधे सीधे जितने, सपोज 10 का शेयर है तो 10 से डिवाइड कर दिया। बट वहीं पे अगर प्रीमियम का केस है तो इशू प्राइस का मतलब होगा नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। जैसे 10 का शेयर है, 1 का प्रीमियम है, तो 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 lakh फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। The company paid the price by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 25%. अब क्वेश्चन के अंदर ये पता चला कि कोई गुडलक लिमिटेड कंपनी है जिसने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है फेयर डील्स लिमिटेड से। तो सबसे पहली चीज आपको ये फाइंड आउट करना है, आपका वेंडर कौन है इस क्वेश्चन में, आपको ये फाइंड आउट करना है, गुडलक लिमिटेड या फेयर डील्स। बताया था अभी आपको कि वेंडर कौन होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं, ठीक है। हम किससे सामान खरीद रहे हैं, फेयर डील से, तो इसीलिए फेयर डील कौन है, हमारा वेंडर। आपने मशीन खरीदी है तो आप पहली एंट्री क्या करोगे, एसेट, क्योंकि हमें एसेट का नाम दे रखा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड। 10 लाख की मशीन है तो आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए लिख दिया दोनों साइड में। अब उसके बाद आपने फेयर डील्स को पेमेंट कैसे करी है, आपने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दिए हैं 25% के प्रीमियम पे, 10 रुपए का आपका एक इक्विटी शेयर है। तो आप यहां पर एंट्री क्या करेंगे, फेयर डील्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू, क्योंकि आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू किया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। हमें फेयर डील्स को 10 लाख रुपए देने हैं। अब क्वेश्चन में ये तो बता दिया कि आपने शेयर्स इशू करे हैं, अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए हैं, तो आप वही अपना फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आपको कितना पैसा देना है फेयर डील्स को, 10 लाख रुपए, तो आपने लिखा 10 लाख। अब इस केस में इशू प्राइस कितनी है, 10 रुपए का आपका शेयर है, 25% का प्रीमियम है, तो कितने का प्रीमियम हुआ, आप 10 रुपए का 25% निकालोगे तो वो आता है आपका 2.5, ठीक है। तो यहां पर आप डिवाइड करोगे 10 लाख को 12.5 से, तो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकलेंगे 80,000, ठीक है। तो यहां पर अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 इंटू 10, तो 8 लाख के तो आपने दिए हैं शेयर्स, और 80,000 इंटू 2.5 2 लाख रुपए का हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फेयर डील्स के साथ हमारी डील हो गई कंप्लीट, ठीक है। समझ आ गया। चलो क्वेश्चन 42 पे आओ। क्वेश्चन 42 के अंदर सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 lakh फ्रॉम मोना लिमिटेड। Sona Limited paid 20% of the amount by check, and for the balance amount issued the equity shares of ₹100 each at a premium of 25%. Pass necessary journal entry for the above transaction in the books of Sona Limited. Show your working notes clearly.
चलो लिमिटेड मोना लिमिटेड। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से 17 लाख की मशीन खरीदी है। हु इज द वेंडर? सो मोना लिमिटेड इज द वेंडर। अब इस केस में आपने ना पूरे अमाउंट के लिए शेयर्स इशू नहीं करे हैं, आपने पहले कुछ अमाउंट उन्हें बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे किया है, उसके बाद आपने शेयर्स इशू करे हैं। तो आप सबसे पहली एंट्री यहाँ पर क्या करोगे? मशीन खरीदने की एंट्री होनी चाहिए। तो फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वेंडर का नाम है मोना लिमिटेड, तो वही लिखेंगे 17 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री में अब आपके पास चॉइस है, या तो आप दो अलग अलग एंट्री करो, पेमेंट में जो आपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करी है उसकी एंट्री आप अलग कर सकते हो, और शेयर्स इशू करने की एंट्री आप अलग कर सकते हो, या आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। तो चलिए अलग अलग करते हैं हम लोग यहाँ पे एंट्री, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कंबाइन भी कैसे होती है। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला कि आपने 17 लाख में से 20% पेमेंट जो है वो आपने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दी है। तो इसका मतलब आपने 3,40,000 रुपए आपने बैंक के थ्रू पे कर दिए हैं। तो आपने एंट्री करी मोना लिमिटेड टू बैंक अकाउंट 3,40,000। रिमेनिंग के लिए आप ये कहते हो कि आप शेयर्स दे रहे हो, वो भी प्रीमियम पे। तो हम एंट्री पहले लिखते हैं, फिर अमाउंट डिसाइड करेंगे कि कितना आएगा। अब आप ये देखो, आपने मोना लिमिटेड को क्रेडिट किया हुआ है 17 लाख से। आर्यन पहले समझ लो, कोई बात नहीं, 17 लाख से आपने उसको क्रेडिट किया हुआ है। दैट मींस आपको मोना लिमिटेड को 17 लाख की पेमेंट करनी थी। 3,40,000 की पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब आपको बैलेंस अमाउंट पे करना है ना, जो क्या आएगा 13,60,000। सिंपली आप माइनस करके निकाल रहे हो। अब आपको इतने अमाउंट के लिए शेयर्स इशू करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमाउंट टू बी पेड। तो यहां आप लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड के लिए 13,60,000 डिवाइडेड बाय, अब आपका 100 का एक इक्विटी शेयर है, 25% का प्रीमियम है, तो 100 रुपए का 25% हुआ 25। तो यहां पर आप लिखेंगे 100 प्लस 25, तो यहाँ पे 13,60,000 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आपके शेयर्स निकल कर आएंगे 10,880 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10,880 इंटू में 100 और यहाँ पे 10,880 इंटू में 25। इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया 10,88,000 की, और आपके सिक्योरिटीज में हमारे 2,72,000। ठीक है, अब अगर आपको इसकी कंबाइन एंट्री करनी होती, आप सेकेंड और थर्ड एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। कैसे? आप एंट्री करोगे मोना लिमिटेड डेबिट 17 लाख, टू बैंक अकाउंट 3,40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,88,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2,72,000। ये दोनों एंट्री आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में क्योंकि हमें वर्किंग नोट भी दिखाने के लिए बोला था, तो इसी चीज को हमने वर्किंग नोट में दिखाया है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 44। Bhushan Lamps Limited issued 30,000 fully paid up shares of ₹100 each for the purchase of the following assets and liabilities of from Sharma and Company. Bhushan Lamp Limited ने Sharma and Company के assets और liabilities को purchase किया है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया है कि ये जितना भी उन्होंने बिजनेस खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 30,000 के फुल्ली पेड शेयर्स दिए, 100 रुपए का एक शेयर है। अब प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक एंड ट्रेड है, सन्डी क्रेडिटर्स है, आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो ये वो वाला केस है जहां पर आप एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों टू कवर करते हो। तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास आया प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, जितने भी एसेट्स हैं सब डेबिट किए जाते हैं। उसके बाद स्टॉक एंड ट्रेड, ये 3 एसेट्स हैं आपके पास। आपके पास एक ही लाइबिलिटी है क्वेश्चन के अंदर, वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख की। ठीक है, यहाँ पे जो परचेज कंसिडरेशन है शर्मा एंड कंपनी के लिए, वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था कि 30,000 शेयर्स दिए आपने, 100 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन 30 लाख का हुआ। अब आप देखो क्रेडिट का टोटल 32 लाख है और आपके डेबिट का टोटल 28 लाख है, तो डिफरेंस कितने से आ रहा है? 4 लाख डेबिट साइड में। तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा कि अगर डिफरेंस आता है डेबिट साइड में तो वो गुडविल के नाम से आता है, और क्योंकि आपने इसे बैलेंसिंग फिगर से निकाला तो आप ब्रैकेट में इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली एंट्री। अब आपने शर्मा एंड कंपनी को अपना वेंडर तो बना लिया है, बट उस वेंडर को आपने शेयर्स देने भी हैं। तो शर्मा एंड कंपनी डेबिट 30 लाख और शेयर्स पार पे दिए गए हैं क्योंकि प्रीमियम की कोई कंडीशन नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सीधे आपने दे दिया शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 30 लाख टू शेयर कैपिटल 30 लाख, बस। ठीक है,
अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन किए जहां पर वेंडर्स को शेयर्स दिए जा रहे थे। हमारे पास दो लोग और होते हैं कंपनी के अंदर जिनको शेयर्स दिए जा सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जहां पर हम उनसे कोई सामान नहीं खरीद रहे बट हाँ हम उनकी सर्विस लेते हैं। वो दो लोग कौन होते हैं? एक का नाम होता है प्रमोटर और एक का नाम होता है अंडरराइटर। प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसने एक्चुअल में हमारा बिजनेस हमें शुरू करके दिया। प्रमोटर वो पर्सन है जो हमारे लिए बिजनेस आइडिया लेकर आया। प्रमोटर वो है जो हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पर लेकर आता है। तो ये जो प्रमोटर हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करता है उसकी सर्विस के बदले में हम उसे शेयर्स देते हैं। इसी तरीके से होता है अंडरराइटर। जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर हमारे लिए हमारा घर बेचता है या एक कार डीलर हमारे लिए हमारी कार बेच सकता है, इसी तरीके से हम अंडरराइटर के थ्रू अपने शेयर्स भी मार्केट में सेल ऑफ कर सकते हैं। तो जब हमारा अंडरराइटर हमारे लिए सेल करता है, हमारे शेयर्स इश्यू करवाता है हमारे शेयर्स को, तो बदले में हमसे कमीशन चार्ज करता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन के लिए भी शेयर्स दिए जा सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 47 है, वो हम कर लेते हैं जो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। Knight Lamps Limited issued 50,000 shares of 10 each as fully paid up to promoter for their services to set up the company. उसने हमारी कंपनी को सेटअप किया, उसके लिए हम उसे 50,000 रुपए के शेयर्स दे रहे हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। तो कोई भी काम करने से पहले ना कंपनी के अंदर उस चीज को खर्चे को शो करना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एंट्री करोगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, जो स्टार्टिंग के जो खर्चे होते हैं उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, और एक और नाम है, अगर आप ये वाला नाम नहीं याद कर पाते हो, अगर ये वाला नाम आपको थोड़ा टिपिकल लगता है तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट या इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू किसको देना है? हमने ये पैसा हमने देना है प्रमोटर को, तो टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्या देना है? 50,000 शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गए 5 लाख के। सेकेंड एंट्री में आप प्रमोटर को शेयर दे दो, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। ये तो हो गया प्रमोटर को किस तरीके से शेयर्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, आगे क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। इट ऑल्सो इशूड 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each credited as fully paid up to underwriters for the shares underwriters of shares for their services journalize these transaction। अब अपने अंडरराइटर को भी शेयर दिए हैं, 2,000 शेयर दिए हैं, 10 रुपए का एक है। यहाँ पर आप सबसे पहले एंट्री करोगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। क्या देने जा रहे हो? 2,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक, 20,000 शेयर्स हो गए, मतलब 20,000 अमाउंट हो गया। उसके बाद अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही 20,000 रुपए के आपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। बस, आप चाहो तो एंट्री कंबाइन भी कर सकते हो, बट अलग अलग करोगे तो ठीक रहे। तो ये था हमारा कि किस तरीके से प्रमोटर और अंडर राइटर्स को शेयर्स दिए जाते हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे जो आ सकते थे कॉन्सेप्ट इस वाले या जो क्वेश्चंस आ सकते थे इस कॉन्सेप्ट के अंदर वो कवर अप करा दिए हैं। समटाइम्स ना क्वेश्चन सेपरेटली आ जाता है बैलेंस शीट बनाने का, या फिर जर्नल के साथ भी अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने ना आप लोगों को इसीलिए जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बुक है हमारी पार्ट बी, वो आपको पहले इसलिए कराई उसके पहले 3 चैप्टर, ताकि आप लोग बैलेंस शीट से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। जो उसका फर्स्ट चैप्टर ही था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, उसमें आपने मेन हेड सब हेड सीखे थे, तो वहां तो हमने पूरी बैलेंस शीट पढ़ी है। बट यहाँ पे आपको उस बैलेंस शीट का ना सिर्फ मैं कहूंगी महज 10% पार्ट पढ़ना है, सिर्फ शेयर कैपिटल पढ़ना है आपको इस चैप्टर के अंदर, कि आप शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हो बैलेंस शीट के अंदर। शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर शो करना होता है आपको, इसका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप क्योंकि यहाँ पे पूरी बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे हो, उसका एक जस्ट एक पार्ट शो कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर आप जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप लिखेंगे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हमने जस्ट उसका एक हिस्सा शो किया है, यहाँ पे उसका एक जस्ट एक पार्ट। ठीक है, अब है क्या भाई, हम पूरा जानते हैं कि पूरा फॉर्मेट क्या है। जो आपकी देसी वाली बैलेंस शीट थी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी, मतलब देसी क्या, हमारा जो नेक्स्ट वर्जन ऑफ बैलेंस शीट है वो इस तरीके से हुआ करता था, लाइबिलिटीज और एसेट्स, जहां पर आप कैपिटल लिखते थे, आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं, और करंट लाइबिलिटी लिखा करते थे।
एसेट साइड में आप लोग लिखते हो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो सब। जहां पर आप अलग अलग लिखा करते थे पहले, अब वही काम हमें एक साथ करना होता है एक ही साइड में, ठीक है। स्टार्टिंग आपने किससे की थी लेकिन लाइबिलिटीज की? कैपिटल से ना। बिल्कुल इस बैलेंस शीट में भी हम यही करते हैं। यहां पर आपने सिर्फ इसको हेडिंग दी थी लाइबिलिटीज, अब हम यहां पर हेडिंग देते हैं इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, जहां पर इक्विटी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को ही, ठीक है। तो हमारा पहला काम यही होता है कि हमें यहाँ पे शो करना है कि कैपिटल कितनी है हमारे पास, और क्योंकि हम कंपनी में हैं तो कंपनी में कैपिटल किस फॉर्म में होती है? शेयर्स की फॉर्म में होती है, और उसी पैसों से कुछ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी क्रिएट किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो यहाँ पर है शेयर होल्डर्स फंड। और उस शेयर होल्डर फंड के 3 पार्ट होते हैं, बट आपको सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ना है, विच इज शेयर कैपिटल। अदरवाइज 2 और भी हैं, जिसमें तीसरा तो खैर हमारे किसी काम का नहीं है, सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है, वो भी हमें कई बार यूज कर लेते हैं। बट 99% है कि सिर्फ आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल तक, ठीक है। तो आपको ये तो कॉमन चीज है जो आपको याद रखनी है। मेन जो रोल है वो होता है नोट्स टू अकाउंट्स का। आप जो बैलेंस शीट बनाते हो उसमें तो सिर्फ आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट लिखना होता है जी शेयर कैपिटल कितने की है, बट वो कहां से आई, कैसे है, वो सारा डिटेलिंग हमें देना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो मेन रोल इसका है। तो इसको अगर हम समझें तो शेयर कैपिटल ना हमारे पास 3 तरीके की होती है, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? वो कैपिटल जो कैपिटल हमने रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर्ड कराई थी, द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं फॉर द सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आपके पास सपोज करो 1 लाख शेयर्स की कैपिटल है, उस 1 लाख शेयर्स में से आपने 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए, तो वो इशूड कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। फिर इशूड कैपिटल का ही पार्ट जिसके लिए आपकी पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, वो सब्सक्राइब कैपिटल है, ठीक है। तो क्या कभी भी इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? नहीं, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लाइकवाइज सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी इशूड कैपिटल के बराबर हो सकती है, बट कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी फर्दर 2 पार्ट्स है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। जब मैं बात करूंगी ना फुल्ली पेड अप की, तो फुल्ली पेड अप का मतलब है उसकी पूरी नॉमिनल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 का शेयर है, ठीक है, 10 के शेयर में से एक, देखो 2 केसेस हो सकते हैं नॉट फुल्ली पेड अप के। अगर मैं कह रही हूं 10 का शेयर है, 10 के 10 रुपए मुझे रिसीव हो गए हैं, रिसीव्ड एंड कॉल्ड अप है, मैंने 10 के 10 रुपए मांग भी लिए और 10 के 10 रुपए मुझे मिल भी गए, तो इस सिचुएशन को आप कहेंगे फुल्ली पेड अप, तो ही ये सिचुएशन फुल्ली पेड अप है। बट सपोज करो कि मेरा 10 का शेयर था, मैंने मांगे ही 8 रुपए और भले ही मुझे 8 के 8 रिसीव हो गए हो, मैंने 10 में से 8 रुपए ही मांगे और 8 रुपए मुझे मिल गए, तो क्या आप इसे फुल्ली पेड अप कहेंगे? नहीं, मेरा 2 रुपए अभी भी कॉल्ड अप नहीं हुआ है, तो भी ये नॉट फुल्ली पेड अप है, ठीक है। या मैं कहूं कि मैंने 10 में से 10 रुपए ही मांग लिए हैं लेकिन मिले 8 है, 10 के 10 मांग लिए लेकिन मिले 8, तो भी नॉट फुल्ली पेड अप है। यानी कि सिर्फ फुल्ली पेड अप होने का एक ही केस है, रिसीव्ड एंड कॉल्ड अप फुल होना चाहिए, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली रिसीव्ड। अदरवाइज कोई भी अगर सिचुएशन है कि अगर आपने पूरा पैसा नहीं मंगवाया या पूरा पैसा नहीं मिला, तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप का ही केस कहलाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरीके से बहुत इजी होती है बैलेंस शीट बनानी। हम अभी क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कब कहां क्या करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। क्वेश्चन है, हरी अगरबत्ती लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹50 लाख, 50 लाख रुपए की कैपिटल है रजिस्टर्ड, डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है। इट इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, बट उस 5 लाख में से उन्होंने सिर्फ 1 लाख ही इशू करे हैं। दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। कॉल हमने मांग भी ली है और रिसीव भी हो चुकी है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द कैपिटल। सिर्फ आपको कैपिटल शो करनी है, तो बहुत आसान है। आपको ये काम बाद में करना है, मतलब इतना बना के रख लो, फिर उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स आपको सबसे पहले बनाने होते हैं। उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी कि ऑथराइज कैपिटल कैसी है, कि आपके पास 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट
10 ईच का कितना आ रहा है 50 लाख। देखो इसके नीचे ना डबल लाइन डालनी है आपको, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमें ये शो करता है कि हमारे पास इतने की कैपिटल है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना पैसा है हमारे पास, हम इतना पैसा रेज कर सकते हैं, तो इसका टोटल कहीं नहीं जाता। उसमें से आपने कितने शेयर्स इशू करे थे? 1 लाख, तो आप यहां लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो आपने बेसिकली इशू कितनी करी कैपिटल? 10 लाख की। इसका भी टोटल आगे नहीं जाता है, ये भी 10 लाख एज इट इज। ठीक, मेन मुद्दा होता है सब्सक्राइब का। अब आपको ये जानना होगा कि क्या ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप है। तो उसके लिए क्या चेक करना है? क्या पूरे 10 रुपए मंगवा लिए गए हैं? बिल्कुल। क्या पूरे 10 रुपए मिल गए हैं? बिल्कुल। तो आपने बस यहां पर सीधे सीधे लिख देना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में ही है और पूरे 10 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं। और यही टोटल आपको जाके, ये सब्सक्राइब्ड का ही टोटल, ये तो था ही नहीं हमारे पास, लिख के रहने दिया मैंने, यही टोटल आपका यहां लिख दिया जाएगा बस। ओके, बैलेंस शीट ऐसा ही है, हाँ ऐसे करनी है बैलेंस शीट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। Sunstar Limited has an authorized capital of ₹20 lakh divided into equity shares of ₹10 each. अब यहाँ पे Sunstar Limited के पास authorized capital है 20 लाख रुपए की, 10 रुपए का एक शेयर है। उन्होंने खुद नहीं बताया शेयर्स कितने हैं, तो हमें तो पता है 2 लाख शेयर्स हैं, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हो गया हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल। आगे लिखा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स बट एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 58,000 शेयर्स। हमने ऑफर तो 60,000 शेयर्स किए हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन 58,000 का आया। इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले आपको याद है जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करना है 90%। भाई 60,000 का 90% कितना हुआ? 54,000। 58,000 की एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब 90 से अबव है, वैलिड अलॉटमेंट है। ठीक है, ऑल कॉल्स वर मेड, यानी कि पूरे 10 रुपए मंगवा लिए गए हैं, एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, पैसा मिल गया है, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर्स। लेकिन जब हम फाइनल कॉल मांग रहे थे 3 रुपए की तो 2,000 शेयर्स पे वो पैसा नहीं मिला, एंड दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और हमने उन शेयर्स को छीन लिया है। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ये जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ये अपने कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स टू अकाउंट्स, आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा है नीचे, देख लो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको इशूड ऑथराइज तो पता चल चुकी थी। इशूड कितने थे हमारे पास? 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। तो ये हो गया आपका 6 लाख। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है या सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप है, जरा ये जानते हैं। देखो हुआ क्या क्वेश्चन के अंदर, भाई 58,000 शेयर्स के ऊपर हमने 10 रुपए मंगवाए, ठीक है, बट इसमें से 3 रुपए की एक फाइनल कॉल थी। फाइनल कॉल का टाइम आया तो 2,000 शेयर्स के ऊपर मुझे पैसा मिला नहीं। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाता कि मुझे पैसा मिला नहीं, तो मैं ये मान के चलूंगी कि मेरे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप वाले शेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी वो शेयर्स तो है ना हमारे पास, अभी भी हमारे पास ये राइट है कि हम उन 2,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल रिसीव कर सकते हैं। बट आगे उन्होंने एक लाइन लिख दी, दी शेयर्स वर फॉरफिटेड। हमने उन शेयर्स को छीन ही लिया। तो जब हमने उन शेयर्स को छीन लिया तो हमारे पास शेयर्स बचे कितने? 56,000 शेयर्स। दैट मींस ये 56,000 शेयर्स पर तो सारा पैसा मिल गया ना। 58,000 शेयर्स में से 2,000 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो 56,000 शेयर्स तो ऐसे है ना जिन्होंने सारा पैसा दे दिया आपको। तो आपको यहां पर क्या करना है, आप यहां पर लिखेंगे पहली कैटेगरी। अब नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फुल्ली पेड अप में 56,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। भाई इन लोगों ने तो पूरा 5,60,000 हमें दे दिया है, ठीक। एज वेल एज यहां पर आपने जो शेयर्स छीन लिए हैं उनके ऊपर भी आपके पास कुछ पैसा रखा हुआ है।
वो भी तो आपका हो चुका है ना, आपके पास आपने छीन के रखा हुआ है, उन पैसों को आप यहाँ पर लिखेंगे। भाई 2000 शेयर्स पे 3 रुपए तो नहीं मिले थे, 7 रुपए तो आपको मिले थे, तो इसका मतलब 14,000 तो है आपके पास। तो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है आपके पास? 5,74,000, और वो आप यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे। Star Limited is registered with a capital of rupees 50 lakh divided into 50,000 equity shares of 100 each. The company issued 25,000 equity shares for subscription. हमारे पास 50,000 की ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब 50,000 शेयर्स की, उसमें से 25,000 शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं, बट द सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 23,750 शेयर्स एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब फिर से वही बात, 25,000 शेयर्स आपने इशू करे, उसका 90% अगर हम देखें तो 22,500, उससे ज्यादा ही आया, अलॉटमेंट वैलिड है। आगे की कहानी पढ़ते हैं। एंड ऑल द ड्यू अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 per share on 600 shares. Show the share capital in the balance sheet of the company. प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस क्या बात एक्स्ट्रा है यहाँ पे, वहां पे फॉरफिट कर लिए थे, यहाँ फॉरफिट नहीं करे है या रहने दिया है। वो जो बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रही थी प्रीवियस क्वेश्चन में, वो यहाँ आके आपको समझ आ जाएगी। अब क्या, सबसे पहले ऑथराइज तो लिख ही देते हैं, जो आसान काम है वो कर लेते हैं। हमारे पास अगेन तो हमारे पास 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और इस बार 100 रुपए का एक शेयर है, तो ये हो गए 50 लाख। बट हमने इशू कितने किए? हमने 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए एट द रेट ₹100 ईच, तो यानी के 25 लाख के। अब बात आती है जी सब्सक्राइब की। हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया है 23,750 शेयर्स का, 100 रुपए का शेयर है, और हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 20 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है। वो 600 शेयर्स पे नहीं मिली है, तो 23,750 में से 600 शेयर्स पे तो आपको पैसा नहीं मिला पूरा, तो कितने शेयर्स पे पूरा मिल गया? 23,150 शेयर्स पे। इसका मतलब इन्होंने तो सारा पैसा दे दिया, तो ये बन गए हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो 23,150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, तो इसका मतलब हमारे पास 23,15,000 तो आ गए। 600 शेयर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली वो नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आते हैं, उनसे पैसा मिलना कितना था हमें, हम लिखेंगे 600 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितना मिलना था जी? 60,000 मिलना था, बट उन्होंने ना हमें कुछ पैसा दिया नहीं है, तो वो क्या कहलाता है? जो पैसा मिलता नहीं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। 600 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से हमें पैसे नहीं मिले। कितने नहीं मिले? 12,000 नहीं मिले, तो कितने मिल गए होंगे? 48,000। तो बस मिल गया आपको सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट। कितना आएगा? तो 23,63,000 हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल हुआ, यही यहाँ पे लिखा जाता है, और हमारी ये वाली कहानी भी खत्म। समझ आया? तीनों टाइप अलग अलग समझ आ गए। बहुत इजी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन समझना है आपको, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन अपना। Grand Hotels Limited has authorized capital of 50 lakh divided into 50,000 equity shares of 100 each. It issued 10,000 equity shares to the public for subscription. अब यहाँ पे उन्होंने पैसे मंगवाए हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 40 और 30। क्या 100 कंप्लीट हो गए? 70 हुए। चलो आगे देखते हैं। आगे उन्होंने बोला बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि बचे हुए पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हैं। शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अमाउंट्स कॉल्ड वर ड्यूली रिसीव्ड, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द शेयर कैपिटल। तो सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज कि आपको समझना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। ये उनका नॉट फुल्ली पेड अप कहना या फुल्ली पेड अप कहने का तरीका अलग हो सकता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो कर लेते हैं फटाफट। 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितने की ऑथराइज्ड कैपिटल है? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, यानी कि 10 लाख। दोनों के कैपिटल, दोनों के टोटल यहाँ पे हमें डबल लाइन के साथ लिखने हैं। अब मुझे सिंपली फटाफट से बता दो, फुल्ली पेड अप है नॉट फुल्ली पेड अप है? 100 रुपए का शेयर था, 30 रुपए की कॉल वो कह रहे हैं हमने मांगी ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? नॉट कॉल्ड अप का केस कुछ भी हो सकता है,
चाहे अगर आपने पूरा पैसा नहीं मांगा तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप है, मांगा नहीं मिला तो भी नॉट फुल्ली पेड अप है, ठीक है। तो फुल्ली पेड अप का यहाँ पे केस ही नहीं है। आप यहाँ लिखोगे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितना पैसा आना था आपके पास? 10 लाख। अब आप कैसे, क्या पैसा नहीं मिला है यार, आपने मांगा ही नहीं है, तो इस बात को ना आपको यहाँ पे लिख के दिखाना होता है ₹70 कॉल्ड अप, कि यार हमने मांगा ही 70 है, ठीक है। तो फिलहाल आपके पास कितने पैसे आए होंगे? 7 लाख। तो बस यही आपकी बैलेंस शीट का टोटल बन गया 7 लाख, और यही आपने यहाँ लिख दिया। तो मतलब लिखने का तरीका यहाँ पे भी देखो, पैसा नहीं मिलता तो कॉल्स इन एरियर्स लिखते हो, पैसा मांगते नहीं हो तो ये चीज लिख के दिखाते हो कि आपका कॉल्ड अप इतना है, ठीक है।